फ्रेंड्स, बुनियाद फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अभी भी सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके लगभग 4 वीडियोस हो चुके हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। तो पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? गाउस के नियम के अनुप्रयोग तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक पर बल। तो स्टार्ट करते हैं। आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर बल, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होगा? देखिए, आवेशित चालक है तो जब भी चालक की बात आती है तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चालक की खास बात क्या है? संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी कि भाई एक कोई गोलाकार चालक है, आवेशित चालक है, तो संपूर्ण आवेश कहाँ रहेगा? इसकी पृष्ठ पर रहेगा। आवेशित चालक पर बल कह सकते हैं, या इसके आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक पर दाब। तो यहाँ अगर इस आवेशित चालक पर कोई भी अल्पांश ले लिया जाता है, मान लो कि ये अल्पांश है AB, इस अल्पांश पर बाकी का ये जो पूरा बचा हुआ पोर्शन है, जिसको मैं लिख देती हूँ ACB, ये इतना वाला यहाँ तक का, ठीक है। तो अगर कोई भी अल्पांश ले लिया जाता है तो बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है, जितना भी बचा हुआ भाग है, उस पर जितना भी आवेश है, वो सारा का सारा आवेश इस अल्पांश पर बल आरोपित करता है। और इस अल्पांश पर कुल बल का मान कितना होता है? बचे हुए जितने भी आवेश होते हैं उन सभी के कारण जो बल कार्य करता है, उन सब का जो योग है, सदिश योग, वो इस पर लगने वाले कुल बल के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग क्या बात करेंगे कि भाई कोई भी आवेशित चालक है, उसकी सतह पर बल कैसे लगता है, दाब कैसे लगता है, कितना लगता है। तो यहाँ हम लोगों को ध्यान रखने लायक बात क्या है कि अगर आवेशित चालक के ऊपर कोई भी अल्पांश ले लिया जाए तो बाकी के बचे हुए जो आवेश है वो उस पर बल आरोपित करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि ये मैंने कहा कि ये बल लगाते हैं, तो बल लगाएंगे तो कैसा लगाएंगे? देखिए, यहाँ भी प्लस आवेश है, यहाँ भी प्लस आवेश है, तो यहाँ एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम समझ सकते हैं कि जब भी प्रतिकर्षण बल लगता है तो ये चालक क्या करेगा? बाहर की ओर बल लगेगा, और जहां जहां बल लगता है वहां दाब उत्पन्न होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो गोलाकार चालक है ये बाहर की ओर दाब का अनुभव करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम दाब और बल दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए देखिए, हम लोगों ने क्या माना? एक चालक मान लिया, आवेशित चालक है, तो आवेश कहाँ होंगे? पृष्ठ पर स्थित होंगे। इसमें देखिए, एक अल्पांश मान लेते हैं। अल्पांश का नाम मैं लिख देती हूँ AB। इस पूरे चालक पर सममित रूप से दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु बाहर ले लेते हैं P1, और एक बिंदु अंदर ले लेते हैं P2। अब खास बात क्या है कि यहाँ अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कोई भी चालक है उसके जस्ट समीप, मतलब यहाँ अगर इसको लाइन टाइप हम मान लें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो P1 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर चालक के अंदर की बात करें तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। तो ये हमने सममित रूप से अंदर और बाहर दो बिंदु लिए। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिली, और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिली। ये तो है जब चालक गोला बंटा हुआ नहीं है। अब हम जब इसको बांट देते हैं, एक अल्पांश AB ले लिया और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? देखिए, ACB। तो अब बात करते हैं कि AB के कारण बिंदु P पर
P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी, A C B के कारण काम करेगी। तो देखिए हम अगर ऐसा कह दें कि A B के कारण विद्युत क्षेत्र क्या नाम रखें, E1, और A C B के कारण विद्युत क्षेत्र क्या नाम रखें, E2। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर किसको रखा हुआ मानेंगे, परीक्षण आवेश Q0 को। तो Q0 हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो AB पर जो आवेश है वो भी धनात्मक है, P1 पर जो आवेश है वो भी धनात्मक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या मिलेगी, ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मिल गई बाहर की ओर। अब ACB की बात करते हैं, तो ACB का भी आवेश कैसा है, धनात्मक है। तो यहाँ E2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये होगी। तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र EP1 बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों होगा, क्योंकि दोनों समान दिशा में है। दोनों कैसे हैं, समान दिशा में स्थित हैं। तो E1 प्लस E2 मिलेगा। अब बात करते हैं बिंदु P2 की। P2 पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P2 पर अगर विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो देखिए ACB ये पोर्शन है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर। E2 का मान आएगा इधर। लेकिन अगर AB की बात करें तो AB के कारण विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे तो E1 का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अंदर की ओर। तो यहाँ EP2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 लिख सकते हैं, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन देखिए समीकरण 2 से, परंतु समीकरण 2 से EP2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो E1 माइनस E2 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, E1 बराबर E2। E1 और E2 क्या हो गए, बराबर। अगर E1 और E2 बराबर हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, EP1 निकालेंगे। अतः EP1 बराबर 2E1 लिख सकते हैं, 2E2 लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप E1 को E2 लिखते हैं तो 2E2 आ जाएगा, अगर आप E2 को E1 लिखते हैं तो 2E1 आ जाएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ मैं वैल्यू रख देती हूँ EP1 की। मान कितना है, चाहो तो E2 लिख लो, मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E2 का मान कितना मिला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए E1 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन ये हम लोगों ने निकाला क्यों, पहले वो भी तो पता होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं आवेश चालक की सतह पर दाब। तो जैसा कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो हमें बल चाहिए। इस पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, E बराबर F अपॉन Q। तो F बराबर क्या होगा, EQ। तो E निकालना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने पहले क्या किया, E का मान ज्ञात कर लिया। अब हम बात करें अगर इस अल्पांश की, तो मैं ये कह दूं कि इस अल्पांश पर आवेश dq है। भाई पूरा का पूरा आवेश कैपिटल Q है, लेकिन अल्पांश पर तो थोड़ा ही होगा। तो अल्पांश पर आवेश को अगर dq मान लिया जाए तो आगे क्या करेंगे देखिए। यदि AB अल्पांश पर आवेश dq है तो लगने वाला बल कितना होगा,
डी एफ, और बल बराबर क्या होता है, देखिए ई बराबर होता है डी एफ अपॉन डी क्यू। तो डी एफ बराबर क्या होगा, ई डी क्यू। यहाँ क्या है, स्मॉल क्यू मान रखा है, तो डी एफ बराबर क्या आ गया, ई डी क्यू। डी एफ का मान जब हम लोगों को प्राप्त हो जाता है तो उसके आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ E का मान हम लोगों ने E1 या E2 कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको E2 लिख देती हूँ। E2 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी हम लोगों ने प्राप्त किया ही था। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस। तो डी क्यू बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा डी एस। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ सिग्मा डी एस। तो डी एफ का मान कितना मिला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस। ये वैल्यू हमें किसकी प्राप्त हुई, अल्पांश ए बी पर लगने वाले बल का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब ये तो अल्पांश पर बल था, यदि संपूर्ण पृष्ठ पर बल निकाला जाए, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर बल, तो संपूर्ण पृष्ठ पर बल निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन के लिए दोनों साइड समाकलन लगाया तो F का मान मिलेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। अब ds को अगर समाकलन में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रखा जा सकता है। फिर एक चीज और कि अगर हम E की बात करते हैं तो E का मान कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मान E एप्सिलॉन नॉट भी रखा जा सकता है। कहाँ से, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या मिला, E इंटू एप्सिलॉन नॉट रखा जा सकता है। अगर मैं इसके जगह वो मान रख दूं तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ds। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। ये वैल्यू किसकी मिली, बल की। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें बल का मान प्राप्त हो गया है तो हम दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर इस क्षेत्रफल का भाग लगा दिया जाए तो दाब का मान कितना मिलेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, या फिर इसका मान आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ज्ञात क्या करना चाहते थे, आवेशित चालक पर दाब का मान ज्ञात करना चाहते थे। दाब का मान मिला कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मिला हम लोगों को दाब का मान। दाब का मान ज्ञात करने के लिए बल चाहिए, बल का मान निकालने के लिए हम लोगों ने क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके बाद बल ज्ञात करना है, और उसके बाद दाब का मान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा कि हमने अभी पढ़ा था कि चालक के अभिलंबवत एक दाब कार्य करता रहता है। भाई अभिलंबवत एक बल कार्य करता है, तो उस बल के कारण
अगर हम लोग चाहें कि चालक के आयतन में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए या चालक का विद्युत क्षेत्र हम अगर परिवर्तित करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र परिवर्तित कैसे होगा? आवेश के कारण। तो अगर हम चालक पर आवेश को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम लोगों को अभी पिछले डेरिवेशन में जो दाब निकाला था, जो बल लग रहा था, उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और हम अच्छे से जानते हैं, 11th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था कि किया गया कार्य क्या होता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अभी हम लोगों को पिछले डेरिवेशन को काम में लेकर ही ये वाला डेरिवेशन करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर त्रिज्या का गोला ले लेंगे या कोई बिंदुवत आवेश ले लेंगे। अगर उसको गोलाकार आवेश माना जाए तो उसकी त्रिज्या हम लोग अगर स्मॉल आर मान लेते हैं, तो इस प्रकार के आवेश की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इस आवेश पर अगर बल की बात की जाए तो बल कितना होता है? दाब गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब हम लोगों ने अभी निकाला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो मैं कहूं कि यदि डी आर दूरी तक विस्थापित करना चाहे या फैलाना चाहे, तो या फिर संपीड़ित करना चाहे, यदि डी आर दूरी तक संपीड़ित करें, संपीड़ित करने पर बल F के विरुद्ध, बल F के विरुद्ध किया गया कार्य, भाई डी आर दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य डी डब्ल्यू ले लेती हूँ मैं, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर। कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आप लोग पिछले साल भी कर चुके हैं। डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर है, तो एफ का मान रख देती हूँ। अब एक चीज का ध्यान दें कि पिछले साल हमने कई बार पढ़ा था कि क्षेत्रफल इंटू जो तीसरी भुजा है, भाई ये डी आर क्या है? डी आर दूरी तक संपीड़ित कर रहे हैं। जैसे मान लो इतना बड़ा गोला था, इसको अंदर की साइड दबा दिया डी आर दूरी तक, तो ये क्या हो गई? तीसरी भुजा। तो क्षेत्रफल इंटू तीसरी भुजा, ये पोर्शन क्या बन जाता है? आयतन डीवी बन जाता है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा? डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीवी। हम बात किसकी कर रहे हैं? एकांक आयतन में ऊर्जा। तो ये तो क्या है? डीवी आयतन में ऊर्जा है। अगर हम एकांक आयतन की ऊर्जा निकालना चाहें, एकांक आयतन की ऊर्जा, तो हम लोग क्या करेंगे? डी डब्ल्यू में डीवी का भाग लगा देंगे। डी डब्ल्यू में डीवी का भाग लगाया तो क्या मिला? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एकांक आयतन में ऊर्जा को U से लिखते हैं। U का मान कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और पिछले डेरिवेशन के हिसाब से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो एकांक आयतन में ऊर्जा का फॉर्मूला क्या मिला? ये। और ये क्या था? आवेशित चालक पर दाब का फॉर्मूला था। तो दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है, अगला टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो इस टॉपिक को एक बार फिर से देख लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा और वीडियो में भी 2 बार देखकर आप इसको जरूर कीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए एक बात आपको ध्यान रखनी होगी
कि साबुन का जो बुलबुला है उसके आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो खास बात क्या होगी कि भाई साबुन का बुलबुला है, बाहर से इस पर क्या लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगेगा। तो अगर वायुमंडलीय दाब, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई आवेशित चालक है तो आवेशित चालक की सतह पर होगा सारा आवेश, और यहाँ भी हमने क्या पढ़ा है, साबुन के आवेशित बुलबुले पर। तो साबुन का आवेशित बुलबुला है तो संपूर्ण आवेश कहाँ होगा, बुलबुले के पृष्ठ पर होगा। तो पिछले टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर क्या लगेगा, बाहर की ओर एक दाब कार्य करेगा। मैं कह देती हूँ ये दाब ये रहा। तो अगर P एटमॉस्फेरिक यानी कि जो वायुमंडलीय दाब है उसका मान इस P के दाब से ज्यादा हो जाता है, इस P से ज्यादा हो जाता है, तो बुलबुला क्या होगा, फूट जाएगा। लेकिन बुलबुला फूटा नहीं है अभी तक, तो जब तक फूटा नहीं है तो इस आंतरिक दाब का मान इस वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। और इन दोनों का संतुलन बनाने के लिए क्या कार्य करता है, पृष्ठ तनाव कार्य करता है। तो देखिए यहाँ बुलबुले के पृष्ठ पर बाह्य दाब हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, कितना होता है, 40/R। अब यदि इस बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कर दिया जाए तो क्या होगा, भाई ये तो पहले की बात है जब तक आवेशित नहीं किया गया था। यदि इसको सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कर दिया जाए, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कर दिया जाए तो एक और दाब काम करेगा। उस दाब का मान कितना निकाला था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब खास बात क्या होगी कि ये जो दाब है वो इसके साथ जुड़कर आएगा। पहले ये दाब तो लग ही रहा था और जब आवेशित कर दिया तो ये दाब और लगने लग गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P एक्सटर्नल प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर है 40/R के। तो P एक्सटर्नल का मान अगर यहाँ हम निकालना चाहें तो कितना मिलेगा, तो ये तो है पहले की स्थिति। लेकिन बुलबुला हमेशा ही तो जीवित नहीं रहता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो फूट जाता है। तो फूट जाता है तो कब फूटेगा वो, जब उस पर दाब का मान 0 कर दिया, संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि इसका मान 0 हो जाएगा। अगर इसका मान 0 कर दिया जाए तो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। आगे चलते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, 40/R बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम चाहे तो T का मान निकाल सकते हैं, चाहे तो R का निकाल सकते हैं, चाहे तो सिग्मा का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ ये तीनों मान निकालकर बताए हुए, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम R का मान निकालते हैं तो R को इधर भेज देते हैं, ये आ जाता है 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो ये तो क्या आ जाती है, साबुन के आवेशित बुलबुले की त्रिज्या R। अगर यहाँ से हम सिग्मा निकालना चाहें तो सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 8T एप्सिलॉन नॉट बट्टा R। सिग्मा का मान मिलेगा √8T एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से आप सिग्मा का मान भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप R का मान भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो T का मान भी निकाल सकते हैं। तो साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर लगने वाला जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, और उसको संतुलित करने के लिए क्या काम करता है, तनाव बल काम करता है। तो तनाव बल के कारण दाब कितना पड़ा था, पिछले साल पड़ा हुआ है, बुलबुले पर दाब 40/R। फिर उस बुलबुले को हम लोगों ने आवेशित किया तो उस पर एक अतिरिक्त दाब हो गया, जो कि इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। अब वो अतिरिक्त दाब भी इसमें जुड़ेगा, और अगर संतुलन की स्थिति देखी जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। कि बाहर की साइड जो दाब लग रहा था वही तो वायुमंडलीय दाब से बचा रहा था बुलबुले को।
अगर ये दाब लगना बंद हो जाए तो बुलबुला फूट जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस दाब को बंद कर दिया मतलब शून्य कर दिया। शून्य करते ये समीकरण मिली, और इस समीकरण को हल करके आर का मान निकाला जा सकता है, सिग्मा का मान निकाला जा सकता है, और टी का मान भी निकाला जा सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो चैप्टर के 5 वीडियोस हैं, पूरे देखें, 2-3 बार देखें, नोट्स भी बना लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।